हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत। मैं आपका आईडीटी का टीचर हूँ। आज हम अपना आईडीटी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। आज हम आईडीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, सर्विस टैक्स स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईडीटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। आईडीटी के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, वैट एंड सीएसटी। सर्विसेज के ऊपर लगता है सर्विस टैक्स। ठीक है। अब हम अपना सर्विस टैक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सर्विस टैक्स से एक प्लेन में बिठाकर आपको एक यात्रा करवाऊंगा सर्विस टैक्स की, जिससे आपको सर्विस टैक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर क्या है, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है। सबसे पहले हम दो टॉपिक्स के अंदर देखेंगे, इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे कि सर्विस टैक्स क्यों लगा और कैसे लगा। ठीक है। सर्विसेज जो कि है 64% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। 1947 से 1994 तक सर्विस टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं लगता था। 1947 से 1994 तक सर्विस टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है। 1994 में सरकार ने सोचा कि ये जीडीपी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, रेवेन्यू हमें इससे बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो सरकार ने फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू सर्विस टैक्स सबसे पहले लेवी किया। ठीक है। अब कोई भी अगर एक्ट बनता है, टैक्स अगर हम लेवी करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी एंट्री होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं। उसके अंदर एंट्री होनी चाहिए कि हम इससे रिलेटेड टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं। ठीक है। एंट्री होनी चाहिए उसके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अगर एक्ट बनता है तो पार्लियामेंट उसको पास करती है एक्ट को, और वो एक्ट के बारे में एंट्री होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी एंट्री के थ्रू सर्विस टैक्स सबसे पहले लेवी हुआ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 7 है। उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, टैक्स लेवी करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है, टैक्स लेवी करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर साइन करती है कि हम इस एक्ट से, इस टैक्स से राज़ी हैं। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। अब यूनियन लिस्ट के अंदर भी, स्टेट लिस्ट के अंदर भी, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं जिसके अंदर हम एक्ट बना सकते हैं, जिससे रिलेटेड उस एंट्रीज़ के अंदर हमें बताया गया है कि इससे रिलेटेड आप एक्ट बना सकते हो, इससे रिलेटेड आप एक्ट बना सकते हो। ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर 2 एंट्रीज़ हैं, 97 एंड 92C, जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंगली रेजिड्यूरी एंट्री नंबर 97 के थ्रू सर्विस टैक्स लेवी हुआ। रेजिड्यूरी एंट्री से हमें ये पता चलता है जिसका कोई नहीं है वो रेजिड्यूरी एंट्री के अंदर आ जाओ। ठीक है। जिसका कोई नहीं है वो रेजिड्यूरी एंट्री के अंदर आ जाओ। 96 एंट्रीज तक अगर कोई भी एक्ट नहीं बन पाया तो 97 एंट्री के अकॉर्डिंगली जो रेजिड्यूरी एंट्री है हम एक्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर सरकार ने सोचा कि इससे रिलेटेड कोई एक्ट होना चाहिए, सर्विस टैक्स से रिलेटेड कोई एक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ये था कि फाइनेंस एक्ट 1994 ने बोला कि रेजिड्यूरी एंट्री 97 से आप सर्विस टैक्स लेवी कर लो, कलेक्ट कर लो। लेकिन फाइनेंस एक्ट 1994 ने कोई हमें एक्ट बनाने को नहीं बोला, तो सर्विस टैक्स का कोई एक्ट तो नहीं बना। एक 97 एंट्री के थ्रू ही हम टैक्स ले रहे थे। ठीक है। तो 2004 में सरकार ने सोचा कि एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम एक्ट का प्रोविज़न डाल दें कि हम एक्ट बना सकते हैं, और हम एक्चुअल में एक्ट बनाएं भी, सर्विस टैक्स से रिलेटेड एक्ट बनाएं भी। तो सरकार ने 2004 के अंदर 92C एंट्री के अकॉर्डिंगली बोला कि आप टैक्स ले सकते हो। ठीक है। आप एक एक्ट बना सकते हो, आप एक एक्ट बना सकते हो, लेकिन अभी कोई एक्ट नहीं बना। जो सरकार ने 2004 में बोला था कि 92C के अकॉर्डिंगली आप सर्विस टैक्स से रिलेटेड एक्ट बना सकते हो, बट अभी तक कोई एक्ट ही नहीं बना। तो अभी तक कौन सी एंट्री चल रही है? 97, जो फाइनेंस एक्ट 1994 ने बोला था कि इसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स ले लो।
और हमें एक्ट कौन सा लगता है, फाइनेंस एक्ट 1994, क्योंकि सर्विस टैक्स से रिलेटेड कोई अपना एक्ट नहीं है। तो फाइनेंस एक्ट 1994 के ही प्रोविजंस लगेंगे और एंट्री नंबर 97 के अकॉर्डिंगली हम टैक्स लेवी करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसमें। दो तरह की स्कीम है सर्विस टैक्स के अंदर, एक है ओल्ड स्कीम, एक है न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम जो कि है 30/6/2012 तक की है, टिल 30/06/2012। ठीक है, उसके अंदर हमें ये बोला जाता था 30/6/2012 तक कि 119 टैक्सेबल सर्विसेज हैं। सरकार ने एक हमें बहुत बड़ा 119 टैक्सेबल सर्विसेज का पर्चा पकड़ा दिया, असेसी को एक पर्चा पकड़ा दिया कि अगर आप इसके अंदर फॉल करते हो, इस 119 टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर फॉल करते हो, तभी आपको सर्विस टैक्स नाम का टैक्स देना है, नहीं तो आपको नहीं देना। ठीक है, अदर आर नॉन टैक्सेबल। जो अदर टैक्स सर्विसेज बची वो टैक्सेबल ही नहीं थी, मतलब सिर्फ 119 ही टैक्सेबल सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो सी सर्विसेज बची हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं। ठीक है, ओल्ड स्कीम के अंदर ये बताते थे। 30/6/2012 तक ये वाली स्कीम चली। फिर 1/7/2012 को सरकार ने ये सोचा कि यार ये जो सर्विस टैक्स है, जो सर्विसेज हैं, 119 से भी ज़्यादा सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, 119 से भी ज़्यादा सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी टैक्सेबल सर्विसेज बनाना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। तो सरकार ने बोला कि 1/7/2012 एंड ऑनवर्ड्स इससे सारी सर्विसेज हमारी टैक्सेबल हैं, ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल अदर देन, कुछ सरकार ने उसमें से निकाल दी। ठीक है, अदर देन हु डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाए। फर्स्ट ये है एग्जिट का गेट नंबर 1, इसको याद रखना, एग्जिट का गेट नंबर 1, हु डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, विच आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, ये है एग्जिट का सेकंड गेट, विच आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट एक लिस्ट है, 17 सर्विसेज की एक लिस्ट है नेगेटिव लिस्ट, जो सरकार ने ये बताई है कि इसके ऊपर तो टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, सरकार ने एक पर्चा पकड़ा दिया 17 सर्विसेज का, जिसके ऊपर सरकार ने बोल दिया कि इसके ऊपर तो टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, थर्ड हमारा एग्जिट का गेट है विच आर कवर्ड इन मेगा एग्जम्पशन एंड अदर एग्जम्पशन। जो सरकार ने मेगा एग्जम्पशन और अदर एग्जम्पशन दी है, अदर एग्जम्पशंस दी हैं नोटिफिकेशन डाल के ऑफिशियल गेजेट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अपनी नोटिफिकेशन देके, उसको भी इससे हमने बाहर किया कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में, सारी सर्विसेज टैक्सेबल है अदर देन जो सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आती। ठीक है, विच आर कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, जो मेगा एग्जम्पशन और अदर एग्जम्पशंस के अंदर कवर होती है। ठीक है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सबके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब हम पिछला देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सर्विस टैक्स क्यों लगा 64%, कैसे लगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 लिस्ट के अकॉर्डिंगली लगा, उसके अंदर 97 एंट्री रूल करती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी ओल्ड स्कीम, जिसके अंदर 119 टैक्सेबल सर्विसेज थी, अदर आर नॉन टैक्सेबल। ठीक है, न्यू स्कीम के अंदर सारी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, लेकिन कुछ को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड एंड सेक्शंस। बैकग्राउंड एंड सेक्शंस, सेक्शन 65B ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, सर्विस टैक्स से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है, तो हम किसके सेक्शंस पढ़ेंगे, सारे फाइनेंस एक्ट 1994 के, जो सर्विस टैक्स लेके आया था। ठीक है, जो सर्विस टैक्स लेके आया था। सेक्शन 65 है डेफिनेशन से रिलेटेड, इसके अंदर डेफिनेशंस हैं काफ़ी तरह की। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी का आपको नाम से क्या पता चलता है, जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं सबको हमने जनरल पढ़ के चलना है। ठीक है, किसी को हमने याद नहीं करना, किसी चीज़ को हमने समझ के चलना है कि इसके अंदर मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी जो है, टैक्सेबल टेरिटरी है, उसके अंदर क्या कवर होता है, इंडिया कवर होता है। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है कि किस प्लेस तक हमारा ये सर्विस टैक्स लागू हो सकता है, कहाँ कहाँ हम सर्विस टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये बताता है हमारा टैक्सेबल टेरिटरी। तो टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, इंडिया। अब इंडिया के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं हम। इंडिया के अंदर आता है लैंडिंग एरिया, जो ज़मीन का एरिया है, एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर के इन मतलब अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो बाहर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उसके ऊपर टैक्स ज़रूर लगेगा, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया फर्स्ट पॉइंट था, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोवाइड की जाएगी उसके ऊपर नहीं लगेगा, बाकी सारी जगह के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। सेकंड है हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्या होता है? हमारा जहाँ पर इंडिया का ज़मीनी एरिया ख़त्म होता है, सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक एक एरिया है, उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसको भी हम इंडिया का पार्ट मानते हैं। इसको हम सर्विस टैक्स से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, तीनों एक्ट के अंदर हम TWI को, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को, इंडिया का पार्ट मानते हैं। ज़मीनी जहाँ एरिया ख़त्म होता है इंडिया का, समुंदर के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक, जहाँ पे 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, हम उसको इंडिया का पार्ट मान रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि न्यूटिकल माइल्स क्या है। न्यूटिकल माइल्स एक सिर्फ मापने का ज़रिया है, ठीक है। आप माइल्स के अंदर भी नाप सकते हो, किलोमीटर के अंदर भी नाप सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ लॉ के अंदर लिखा गया है न्यूटिकल माइल्स का, ठीक है। 1 न्यूटिकल माइल इज मीन्स 1.1515 किलोमीटर। 1 न्यूटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.1515 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नापने का जरिया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, ऑयल रिग्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन TWI से, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से भी आगे है 12 न्यूटिकल माइल्स तक। TWI से 12 न्यूटिकल माइल्स तक एक एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब कि जो बेस लाइन है, मतलब जहाँ एरिया ख़त्म होता है इंडिया का, लैंडिंग एरिया, वहाँ से 24 न्यूटिकल माइल्स तक जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उस एरिया के अंदर ऑयल रिग्स लगे हुए हैं। ऑयल रिग्स मतलब ऑयल निकालने के यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। ऑयल निकालने के यंत्र लगे हुए हैं। उस ऑयल रिग्स को भी हम इंडिया का पार्ट मान रहे हैं, इंडिया का पार्ट मान रहे हैं। अब देखो, वहाँ से जो तेल निकलेगा उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है। जो तेल बनेगा वहाँ पर निकलेगा उसके ऊपर लगेगी एक्साइज ड्यूटी। अब वही तेल अगर मुंबई कस्टम पोर्ट या फिर दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाला सर्विसेज के चार्जेस लेगा उसके ऊपर लगेगा सर्विस टैक्स, क्योंकि हम दोनों एक्ट के अंदर इसको इंडिया का पार्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर क्या आता है? इंडिया, ठीक है। इंडिया कवर्स लैंडिंग एरिया एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर क्या गौर देने वाली बात है? इन, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोवाइड की जाए। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो बेस लाइन से, मतलब जहाँ पे ज़मीनी एरिया ख़त्म होता है, सी के अंदर 12 न्यूटिकल माइल्स तक फैला हुआ है, ठीक है। ऑयल रिग्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 24 न्यूटिकल माइल्स तक फैला हुआ है बेस लाइन से। उसके अंदर जो ऑयल निकालने के यंत्र हैं वो भी सर्विस टैक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, इंडिया के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगली डेफिनेशन के ऊपर। अगली डेफिनेशन है हमारी सर्विसेज की, अगली डेफिनेशन है हमारी सर्विसेज की, ठीक है, टैक्सेबल सर्विसेज की। अब इसके अंदर मैंने हिंदी के अंदर लिखा है, मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स किया है, ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये जनरली हम पढ़ के चल रहे हैं सारा कुछ, हमने कोई टेक्निकली नहीं पढ़ना। पूरा सर्विस टैक्स, पूरा IDT हमने टेक्निकली पढ़ना ही नहीं, हमने जनरली पढ़ना है ताकि समझने में ईजी हो। क्योंकि बुक्स किसी को पसंद नहीं, आपको भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, ठीक है। मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा, बुक से नहीं पढ़ाऊँगा। बुक्स किसी को भी नहीं पसंद हैं, हम सिर्फ जनरल पढ़ के चलेंगे ताकि समझने में भी ईजी हो और इंटरेक्टिव, एक थोड़ा सा मजाक करने के तरीके में हम पढ़ना चलेंगे, ठीक है। अब है टैक्सेबल सर्विसेज, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, सीधी सी बात है। टैक्सेबल सर्विसेज नाम से ही पता चल रहा है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो है टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। अगली है डेफिनेशन असेसी, जो टैक्स पे करेगा। जैसे इनकम टैक्स के अंदर मैं टैक्स पे करता हूँ, अगर मैं आपको ट्यूशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं सर्विस टैक्स पे करूँगा, ठीक है। तो मैं असेसी हुआ किसके अकॉर्डिंगली? इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंगली, सर्विस टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। सर्विस टैक्स एक्ट का कोई एक्ट नहीं है तो मैं फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंगली असेसी हुआ सर्विस टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। टैक्सेबल सर्विसेज जो टैक्स पे, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। असेसी जो टैक्स पे करेगा, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, LLP, ठीक है। अगली डेफिनेशन है हमारी पर्सन की। पर्सन कौन है? पर्सन सारे हैं, ऑल लाइक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी,
गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। पर्सन के अंदर सारे आ जाते हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, अब बिजनेस एंटिटी जनरली आप देखो कि बिजनेस एंटिटी इसके अंदर बिजनेस नाम आ रहा है, तो मतलब कि जो पर्सन बिजनेस करे, जो एंटिटी बिजनेस करे, उसको बोलते हैं हम बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अब बिजनेस कौन नहीं करता? चैरिटेबल ट्रस्ट बिजनेस नहीं करती, तो बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन से उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। ये देखो, ऑल पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, कॉमर्स और एंगेज्ड इन इंडस्ट्री, चैरिटेबल ट्रस्ट इज नॉट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस एंटिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट बिजनेस नहीं करता, तो इसीलिए उसको हम बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन से बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की ओर। सॉरी, अदर सेक्शंस की ओर, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या पढ़ा है। डेफिनेशंस के अंदर क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले डेफिनेशन थी टैक्सेबल टेरिटरी की, जिसके अंदर हमने बताया कि इसके अंदर इंडिया आएगा, इंडिया के अंदर लैंडिंग एरिया आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो सर्विस है वो नहीं आएगा। TW आएगा, TWI आएगा, ऑयल रिग्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा टैक्सेबल सर्विसेज, जिस सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं टैक्सेबल सर्विसेज। असेसी के अंदर जो टैक्स पे करेगा, ठीक है। पर्सन के अंदर हमारे सारे आ जाते थे। बिजनेस एंटिटी के अंदर जो बिजनेस करेगा, लेकिन बिजनेस कौन नहीं करता? चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। अदर सेक्शंस के अंदर आ जाता है सेक्शन 66B, सेक्शन 66B ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, क्योंकि सर्विस टैक्स नाम का कोई अभी तक एक्ट ही नहीं आया, सर्विस टैक्स से रिलेटेड कोई एक्ट ही नहीं आया, तो फाइनेंस एक्ट 1994 के सेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। जो सेक्शन 66B है, ये हमारे सेकंड चैप्टर का पूरा एनालिसिस करेंगे हम इसको अपने सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये है चार्जिंग सेक्शन, जिसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्टेड सर्विसेज, जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड सर्विसेज। डिक्लेयर्ड सर्विसेज जो है वो हमें सरकार ने बताई है, इसके ऊपर टैक्स तो हमेशा लगेगा, ठीक है, वो है डिक्लेयर्ड सर्विसेज। प्रोवाइडेड और एग्री टू, प्रोवाइडेड या तो प्रोवाइड कर चुके होंगे या फिर एग्री करेंगे कि हम फ्यूचर के अंदर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इन टैक्सेबल टेरिटरी, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए। बाय वन पर्सन टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर का मतलब है कि जैसे कि अब हम खाना खाने जाते हैं कई एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वेटर नहीं होता, ठीक है। आप अपना खाना भी खुद लेके आते हो, ऑर्डर भी खुद देते हो, फिर अपना जो खाया है वो भी छोड़ के आते हो, पानी भी खुद लेने जाते हो, तो ये हुई सेल्फ सर्विसेज। ये सर्विस हुई बाय वन पर्सन टू वन पर्सन, मतलब कि सेल्फ सर्विस होगी। लेकिन सर्विस टैक्स उसके ऊपर लगता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन होनी चाहिए, मतलब कि वेटर होना चाहिए वहाँ पे, वेटर आपको सर्विस देगा तभी होएगा, सर्विस टैक्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो हम दोबारा पढ़ते हैं, सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्टेड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, हो चुकी हो या होने वाली हो, इन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सेल्फ सर्विस नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे अदर सेक्शंस हैं सेक्शन 66C, D, E, F, ठीक है। इसका मैं सिर्फ आपको भी बता रहा हूँ, ये इनके रूल्स भी हैं, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, ये हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सेक्शंस के अंदर क्या क्या बताया होगा, ठीक है। 66C बताता है प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ये क्या हुआ प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज? इसके अंदर ये है कि कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की गई है, हम ये माने डीम्ड, हम कहाँ पर माने कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब ऐसा क्यों सरकार ने सोचा कि ये सेक्शन आना चाहिए? अगर मानो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सर्विस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन हमें लग रहा है कि वो दिल्ली के अंदर प्रोवाइड की गई थी, तो उसके ऊपर तो टैक्स लग जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही प्रोवाइड की गई है? तो इसके लिए एक रूल्स बनाने पड़े, एक सेक्शन बनाना पड़ा प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके लिए ये सेक्शन आया। सेक्शन 66D ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, ये बताता है नेगेटिव लिस्ट के बारे में, जो आपको मैंने अभी बताया था कि 17 हमें लिस्ट दी है सरकार ने कि इसके ऊपर टैक्स तो कभी नहीं लगेगा, ठीक है, वो है नेगेटिव लिस्ट, उसका सेक्शन है 66D, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना 66E। 66E है डिक्लेयर्ड सर्विसेज का, जिसके ऊपर
टैक्स हमेशा लगेगा, ये वो चीज़ है कि जो इसके अंदर लिस्ट दी है सरकार ने उसके ऊपर टैक्स हमेशा लगेगा, वो सेक्शन है 66E। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विस। प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विस, कई कई बार ये होता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन की सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है, या कोई भी और सर्विस है, हमें पता नहीं लगता कि भाई ये कौन सी सर्विस है। ठीक है, हमें लगता है कंस्ट्रक्शन है, कोई बोलते हैं कोई और सर्विस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, या कोई और सर्विस है, मिक्स हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर। सरकार कंफ्यूज हो जाती है कि इस सर्विस को हम कौन सी सर्विस लेके चलें और उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स लगाएं। ठीक है, तो सरकार ने एक रूल बनाया, सेक्शन बनाया प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विस, जिससे पता चलेगा कि ये सर्विस कंस्ट्रक्शन की है, ये सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा, हम डिफाइन कर सकेंगे कि ये जो असेसी ने सर्विस प्रोवाइड की है ये कौन सी सर्विस है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक सेक्शन है 66F, प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विस। ठीक है, अब हम सेक्शन का एक एनालिसिस दोबारा से करते हैं, रिवीजन करते हैं सेक्शंस की। (65B) डेफिनेशंस, टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल सर्विसेज, असेसी, पर्सन, बिजनेस एंटिटी। ठीक है, (66C) प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसका शॉर्ट फॉर्म है पोपोस। ठीक है, 66D नेगेटिव लिस्ट, 66E डिक्लेयर्ड सर्विसेज, 66F प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विसेज। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब है कि हम कब टैक्स लगाएंगे, कब टैक्स लगेगा। ठीक है, अब कुछ सर्विसेज होती हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज होगी, इंटरनेट सर्विसेज। आजकल इंटरनेट हर बच्चे के घर में है, हर टीचर के घर में है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट हुई, आपको नहीं पता, क्योंकि आप देखो आपका जो आज आपने मंथ आपका कंप्लीट हुआ है, जून का मंथ है आपका कंप्लीट हुआ है, आपका बिल आएगा जुलाई के अंदर कि आप जून के मंथ की पेमेंट कर दो। फिर जुलाई का जो ख़त्म हुआ है उसकी बिल आएगा अगस्त के अंदर, आपकी जुलाई तक जो सी सर्विस थी हमारी इंटरनेट की उसकी पेमेंट आप कर दो। ठीक है, इंटरनेट वाले ये बोलेंगे। तो आपको ये तो नहीं पता कि आपकी सर्विस कब कंप्लीट होगी, ये तो मंथली आप रेंट दे रहे हो, मंथली रेंट दे रहे हो, तो हमें ये नहीं पता चलता कि सर्विस कब कंप्लीट हुई, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो कंप्लीशन के बाद लगता है, सर्विस की कंप्लीशन के बाद लगता है। ठीक है, तो हमें यही नहीं पता चलेगा जब तक कि कंप्लीट कब हुई है सर्विस, तो हम टैक्स कैसे लेवी कर लेंगे, टैक्स कैसे कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सरकार ने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स बनाए हैं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स बनाए हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की, इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, 8-9 तक रूल्स हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सिंपल और सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, 3 केसेस हैं पूरे सर्विस टैक्स के अंदर, 3 तरह से टैक्स लग सकता है। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जो नॉर्मल है, जो जैसे लगना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा सर्विस प्रोवाइडर, ये है हमारा सर्विस रिसीवर। सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर को सर्विसेज दी, सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर को सर्विसेज दी। सर्विस प्रोवाइडर ने फिर सर्विस रिसीवर के नाम का एक बिल बना दिया। उस बिल के अंदर सर्विस प्रोवाइडर ने अपने चार्जेस भी लिखे कि 10,000 रुपये जी मेरे चार्जेस हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा सर्विस टैक्स, 100 रुपये सर्विस टैक्स बनता है। सर्विस रिसीवर ने 10,000 प्लस ये 100 रुपये सर्विस टैक्स के सर्विस प्रोवाइडर को दे दिए, सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दे दिए। ठीक है, नॉर्मली है कि सर्विस रिसीवर ने सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स दिया, सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है। अब हम चलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। रिवर्स चार्ज के अंदर क्या, नॉर्मल चार्ज में क्या था, सर्विस रिसीवर ने टैक्स सर्विस प्रोवाइडर को दिया, फिर सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विस प्रोवाइडर ने सीधा ही गवर्नमेंट को 100 रुपये दे दिए कि मैं ये वाले इतने लंबे चक्कर में क्यों पढ़ूँ, मैं सीधा ही दे देता हूँ। ठीक है, सीधा ही दे देता हूँ। अगला है हमारा पार्शियल रिवर्स चार्ज, कुछ नॉर्मल होगा, कुछ इसके अंदर रिवर्स चार्ज होगा। ठीक है, दोनों के फीचर्स दिखेंगे इसके अंदर। सर्विस प्रोवाइडर ने इसको सर्विसेज दी, सर्विस रिसीवर को सर्विसेज दी।
सर्विस प्रोवाइडर ने फिर बिल बनाया सर्विस रिसीवर का कि आपका 10,000 का बिल बनता है, जो कि मेरे सर्विस चार्जेस हैं 10,000 रुपये। उसके नीचे सर्विस प्रोवाइडर ने ये लिखा कि 50 रुपये सर्विस टैक्स मैं आपसे वसूल रहा हूँ, जो मैं गवर्नमेंट को दूंगा। उसके अंदर 50 रुपये का सर्विस टैक्स वसूला सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस रिसीवर से बिल के थ्रू, ठीक है। टोटल जो टैक्स बनता था वो था 100, टोटल टैक्स बनता था 100। अब 50 रुपये सर्विस रिसीवर ने इसको दे दिए सर्विस टैक्स के, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर को। सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दे दिए 50 रुपये। अब 50 रुपये बच गए, 50 रुपये बच गए, वो सर्विस रिसीवर सीधा गवर्नमेंट को दे देगा 50 रुपये। तो इसके अंदर दोनों रूट हुए हमारे, ठीक है, दोनों रूट हुए। सर्विस रिसीवर ने 50 रुपये इसको दिए सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दिए 50 रुपये, और सर्विस रिसीवर ने ये वाला रूट भी चूज़ किया, गवर्नमेंट को सीधा 50 रुपये दे दिए, ठीक है। तो ये था पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले केस के अंदर हमने क्या देखा कि ये वाला रूट चल रहा था, सर्विस रिसीवर से सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, फिर गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। दूसरे जो हमारा रूट था उसके अंदर क्या था, सर्विस रिसीवर से सीधा गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। ये वाला जो हमारा फीचर था ये था नॉर्मल चार्ज के अंदर, ठीक है। ये वाला जो हमारा फीचर था ये था रिवर्स चार्ज के अंदर, और पार्शियल रिवर्स चार्ज के अंदर तीनों केस आ गए, ठीक है, तीनों केस आ गए। पहले केस के अंदर हमने क्या देखा, सर्विस रिसीवर ने सर्विस प्रोवाइडर को दिए, सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दिए। सेकंड केस में देखा सर्विस रिसीवर ने सीधा दे दिए। थर्ड केस में देखा कुछ इसने सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू गवर्नमेंट को दिए, कुछ इसने सीधा ही गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। जो पार्शियल रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज के केसेस हैं ये कुछ हैं, ठीक है, सरकार ने डिफाइन किया हुआ है ऐसे। ये भी मैं आपको अगले जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर पढ़ाऊँगा कि कौन से सरकार ने डिफाइन किए हुए हैं, किसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, किसके ऊपर पार्शियल रिवर्स चार्ज लगेगा, बाकियों के ऊपर नॉर्मल चार्ज लगेगा, ठीक है बच्चे। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्योंकि इसके बाद आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सॉरी। तो अभी तक हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है सर्विस टैक्स से रिलेटेड। सबसे पहले हमने देखा सिलेबस, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स, गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट एंड CST। उसके बाद देखा हमने कि सर्विस टैक्स क्यों लगा और कैसे लगा। 64% GDP के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा था। 1947 से 1994 तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 1994 के अंदर सरकार ने फाइनेंस एक्ट 1994 के अकॉर्डिंगली टैक्स लगाना शुरू कर दिया। 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो 2 हमारी एंट्रीज थी 97, 92C, ठीक है। हमने ये देखा कि 97 के अकॉर्डिंगली कैसे हम सर्विस टैक्स लगाया, कैसे हम टैक्स अभी तक लेते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 स्कीम है हमारी, एक थी 30/6/2012 तक 119 टैक्सेबल सर्विस थी, अदर कोई टैक्सेबल नहीं थी। फिर थी 1/7/2012 से न्यू स्कीम थी जो, ठीक है, सबके ऊपर टैक्स लगेगा। जो सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर हो रही है, नेगेटिव लिस्ट के अंदर है, मेगा एग्जम्पशन और अदर एग्जम्पशन के अंदर है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सबके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर हमने देखा बैकग्राउंड एंड सेक्शंस, 65B ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, टैक्सेबल टेरिटरी की सबसे पहले देखी। इंडिया के अंदर क्या क्या आता है, लैंडिंग एरिया, एक्सेप्ट सर्विस प्रोवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, TWI, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो उसके अंदर जो ऑयल रिग्स हैं, ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टैक्सेबल सर्विसेज क्या होती हैं जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, असेसी क्या होता है जो टैक्स पे करेगा, पर्सन क्या थे सारे बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस करे, एक्सेप्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद अदर सेक्शन के अंदर आ जाता है सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, 66B ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। इसके अंदर हमने देखा सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एक्सक्लूडिंग नेगेटिव लिस्टेड, जो हमें स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग डिक्लेयर्ड सर्विस जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो हमें स्पेशली सरकार ने बताया है, प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, या प्रोवाइड की कर दी है या फिर प्रोवाइड अभी करनी है, इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर बाय 1 पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से अनदर पर्सन तक होनी चाहिए, सेल्फ सर्विस नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया था होटल का, ठीक है। 66C/D/E/F, प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, नेगेटिव लिस्टेड, डिक्लेयर्ड सर्विसेज, प्रिंसिपल ऑफ बंडल सर्विसेज। प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज था कहाँ पे सर्विस हुई है ये हम माने, ठीक है। नेगेटिव लिस्ट भी पता है, डिक्लेयर्ड सर्विसेज भी पता है आपको।
प्रिंसिपल ऑफ बंडल्ड सर्विसेज, जो जिसका हमें पता ना चले कि कौन सी सर्विस है, उसके लिए सेक्शन बना है 66F, जिससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये कौन सी सर्विस है। उसके बाद हमारा आया पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा। क्यों ये हमने इसलिए देखा कि इंटरनेट की जैसी सर्विसेज हमें पता नहीं लगता कि कब कंप्लीट हुई सर्विस, क्योंकि मंथली रेंट दे रहे हो आप, और टैक्स लगता है कंप्लीशन के बाद, ठीक है, टैक्स लगता है कंप्लीशन के बाद, इसलिए इसके रूल्स आए हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के, ठीक है। फिर आए 3 केसेस, पहला था नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर हमने देखा कि ये वाला रूट चलता है, सर्विस रिसीवर सर्विस प्रोवाइडर को देता है, फिर सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को देता है। दूसरा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके अंदर ये वाला रूट चलता है, सर्विस रिसीवर सीधा गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तीसरा था पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसके अंदर था कि सर्विस रिसीवर ने सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर को आधे दिए या फिर कुछ दिए, फिर सर्विस प्रोवाइडर ने गवर्नमेंट को दिए, मतलब नॉर्मल चार्ज हुआ कुछ और रिवर्स चार्ज हुआ कुछ, ठीक है। ये हमारे दोनों रूट चलेंगे इसके अंदर। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, इसके अंदर क्या है कि पेमेंट हमने सर्विस टैक्स की कैसे करनी है। 4 बंदे हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, प्रोप्राइटरी फर्म। ये 4 बंदे, जैसे हमारा क्वार्टर एंड होता है अप्रैल मई जून, तो उसके अगले मंथ के मतलब जुलाई के 6 को देंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वार्टर एंड होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो उसके अगले मंथ में मतलब कि अक्टूबर 6 को देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जैसे क्वार्टर एंड होता है अगले मंथ की 6 को हम पे करते हैं। ये 4 बंदे, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड प्रोप्राइटरी फर्म, ठीक है। जो अदर्स बचे, अब इसके अलावा भी तो और पर्सन है, क्योंकि टैक्स तो सबके ऊपर ही लगता है, टैक्स तो सबके ऊपर ही लगता है। अदर्स जो बचे वो पे करेंगे मंथली, जैसे कि अप्रैल का मंथ ख़त्म हुआ, ठीक है, मई की 6 को पे करेंगे, मई का मंथ ख़त्म हुआ जून की 6 को पे करेंगे, ऐसे पे करेंगे। लेकिन जो क्वार्टर और मंथ 31 मार्च को ख़त्म होगा, जो क्वार्टर और मंथ 31 मार्च को ख़त्म होगा, उसकी हमने 31 मार्च को ही पेमेंट करनी है, ठीक है। क्या पड़ा, 4 बंदे हैं, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरी फर्म, LLP एंड पार्टनरशिप फर्म। ये पे करेंगे क्वार्टरली, जैसे क्वार्टर एंड होता है अगले मंथ की 6 को, अगली मंथ की 6 को। जो अदर हैं वो अगले मंथली पे करते हैं अगले मंथ की 6 को, जैसे अप्रैल है तो मई की 6 को पे करेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वार्टर और मंथ सारों के लिए, ठीक है, जो हमने पहला केस पढ़ा था इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड अदर, सारों के लिए बोल रहा है कि क्वार्टर जब एंड होता है और या फिर मंथ जब एंड होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ही पेमेंट होगी, ठीक है। आप क्वार्टर और मंथ के अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे सर्विस टैक्स का, जिसके अंदर हम 66B का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।